प्रयागराज में मेडिकल की छात्रा को बस से अगवा करने के बाद गैंगरेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसे सिगरेट से भी जलाया गया। बेहोशी की हालत में झूसी थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर छात्रा मिली। अभी फिलहाल उसका इलाज जो है शहर के एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। 3 नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पीड़ित छात्रा को कुंभ मेला क्षेत्र से सटे झूसी इलाके से उस वक्त अगवा किया गया जब वो प्रयागराज से वाराणसी जा रही थी। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। तो प्रयागराज में मेडिकल की स्टूडेंट को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद गैंगरेप होता है। विरोध करने पर सिगरेट से जलाया भी जाता है। 9 लोगों के नामों का जिक्र है, जिसमें से एक को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकियों के लिए दबिश जो है वो दी जा रही है। लेकिन अगर आप इस मामले को शुरुआती तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है जान पहचान के थे छात्रा के, और हो सकता है कि कोई रंजिश हो या फिर किसी और तरह की कोई वजह हो। लेकिन गैंगरेप के बाद घर वालों से मांगी 3 लाख की फिरौती, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तफ्तीश का विषय है। और लड़की को बेहोशी की हालत में वो फेंक कर चले गए थे। प्रयागराज में ये सब कुछ हुआ। देखिए, एक तरफ हम बार बार कुंभ का जिक्र करते हैं, पवित्रता का जिक्र करते हैं, और वहां पर किस तरह के शैतान भी हैं और वो क्या कर रहे हैं ये भी पैरेलल चल रहा है। बेहद ही हैरान करने वाली खबर आज प्रयागराज से, जहां पर एक मेडिकल स्टूडेंट को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि उसके साथ गैंगरेप किया गया। विरोध करने पर उसे सिगरेट से जलाया गया, जैसा कि आरोप लगा है। और फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और अलग अलग टीमें जो हैं वो दबिश दे रही हैं। इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच जो है पुलिस ने शुरू कर दी है और 3 नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसका शिकायत है कि 3 लोग उसे बस से उतार लिए और अपने कमरे पर ले गए, वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया। इसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। एक अभियुक्त को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। लड़की को जानता था, कभी कोचिंग वगैरह में सब पढ़ा हुआ था साथ में, तो और बाकी 2 उसके दोस्त थे। सर्वेश दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जो शुरुआती बात समझ में आ रही है वो ये कि ये लोग शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे। क्या कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? ये कि निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है और बेखौफ होकर जिस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि कुंभ का आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। उससे चंद कदम की दूरी पर अंदावा मोड़ पर ये पूरी घटना हुई है कि जबकि मेडिकल की छात्रा बनारस जा रही थी, जहां पर वो पढ़ाई करती है, और बस से इसको उतारकर इसका परिचित था, हालांकि वो ले गया और उसके साथ रेप किया बारी बारी से तीनों ने, और उसके साथ ही साथ उसके विरोध करने पर उसको सिगरेट से जलाया भी गया है मेडिकल छात्रा को। ये काफी बड़ी वारदात है और जिस तरह से ये वारदात हुई किसी पुलिस वाले को वहां पर कोई भनक नहीं लगी और ये अचेत अवस्था में झूसी के अंदावा इलाके में बाद में ये छात्रा मिली, जिसके बाद परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की और उसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद झूसी पुलिस ने रविवार को इसका मामला दर्ज कर लिया, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और इसमें तुरंत ताबड़तोड़ छानबीन शुरू कर दी और पड़ताल शुरू कर दी और एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ लिया। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद और अन्य के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस पूरे मामले में अब जांच में जुटी है। और जहां तक पीड़ित छात्रा का सवाल है, उसकी हालत खराब है और उसको एक सरकारी अस्पताल में शहर के भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इसमें परिजनों का आरोप है कि पुलिस अभी तक कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर रही है, सभी आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जी बिल्कुल, ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर, लेकिन मामला अब काफी हाई प्रोफाइल हो गया। और सर्वेश, कल ही हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री यहां आए थे और आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई थी। तो एक तरफ हम देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं, कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें बराबर चल रही हैं और उसको सख्ती से निपटने की जरूरत है। जी, निश्चित तौर पर ये सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कल शहर में थे और सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन वहीं चंद कदमों की दूरी पर
झूसी इलाके के अंधावा में ये पूरी जघन्य वारदात हुई है, गैंगरेप की वारदात हुई है और मेडिकल की छात्रा को बस से उतार कर ये दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस पर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है और जिस तरह से बदहवास हालत में अंधावा क्षेत्र में ये युवती मिली है, ये छात्रा मिली है, ये भी सवाल खड़े करता है कि पुलिस को कोई जानकारी नहीं हुई और इस तरह से दरिंदगी उस इलाके में होती रही। उसके बाद जाकर जब वो अचेत अवस्था में वहां पर मेडिकल छात्रा मिली, तब जाकर लोगों को जानकारी हुई और उसने खुद छात्रा ने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची परिजनों की सूचना पर। तो कहा जा सकता है कि पुलिस जो दावा करती है कि वो चप्पे चप्पे पर है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, वो व्यवस्था कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस की तार तार होती दिखी है और यहाँ पर सुरक्षा का जो दावा करती है महिलाओं की सुरक्षा का, खास करके लड़कियों की सुरक्षा का, वो यहाँ पर नहीं दिखा है और बड़े सवाल उठ रहे हैं पुलिस की अब सुरक्षा व्यवस्था पर इस घटना के बाद से। और इसमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें भी हम बता दें कि सिर्फ एक आरोपी को पुलिस पकड़ी है, जबकि नामजद आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी टीमें दबिश दे रही है और जो अज्ञात लोग हैं उनका भी पुलिस अभी पता नहीं कर पाई है। तो निश्चित रूप से पुलिस अभी भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है और कल जब यह वारदात हुई, चूंकि प्रधानमंत्री शहर में थे, तब भी मुकदमा दर्ज करने में और इसको पूरी कार्रवाई करने में पुलिस ने काफी देरी लगाई, जिससे इसमें जो पीड़ित परिजन है उनका मनोबल काफी गिरा हुआ था और वो काफी परेशान थे। जी बहुत शुक्रिया, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बेहद ही हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री का दौरा था और सख्ती जो थी पूरे प्रयागराज में, उसके बाद इस तरह की वारदात होती है और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल हमें कहें कि वीआईपी विजिट होती है, शायद इस वजह से भी, लेकिन शर्मनाक। प्रयागराज के बाद हम बात आगरा की कर लेते हैं। दरअसल आगरा में कारोबारी की पत्नी और 2 बेटियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पत्नी और दोनों बेटियों का शव बाथरूम में मिला, जबकि बाथरूम और घर का दरवाजा अंदर से बंद थे। पूरा मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के पांडव नगर का है, जहां पर कारोबारी रोहित ने अपने घर में कॉल किया, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं आया। तो कपड़ा कारोबारी रोहित अपने घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया भी तो भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद रोहित ने पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाजा तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुआ। तो बाथरूम के अंदर रोहित की पत्नी, 12 साल और 3 साल की दोनों बेटियां जमीन पर मृत पड़ी पाई गई। तीनों की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मकान में एक महिला व 2 बच्ची उनकी की बॉडी मिली, क्योंकि उनके पति द्वारा जब घर पे कॉल किया जा रहा था, फोन नहीं उठ रहा था, पति द्वारा पड़ोसियों की सहायता से दरवाजे को तोड़ा गया। तो बाथरूम में ये तीनों बेसुध हालत में मिले, जहां से उनको जब परिवार के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी प्रथम दृष्टया देख करके किन कारणों से मृत्यु हुई होगी ये निर्धारण कर पाना इस समय मुश्किल पड़ रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से है। जैश के संदिग्धों से डीजीपी ओपी सिंह ने खुद जो है करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश आतंकियों की पुलिस रिमांड में कई बड़े खुलासे हुए हैं। शाहनवाज बड़े हमले के लिए फिदाइन तैयार कर रहा था। वॉइस मैसेज से इस बात का खुलासा हुआ है, जिसमें ये अपने आका को 2 हफ्ते में फिदाइन तैयार करने का भरोसा जता रहा था। देवबंद में शाहनवाज के संपर्क में रहे युवकों से भी पूछताछ जारी है। आतंकियों के मोबाइल से मिले डेटा का भी एनालिसिस जारी है। वहीं हथियारों के मूवमेंट और बड़ी वारदात की तैयारी की भी जानकारी मिली है। आतंकी मैसेजिंग के लिए माफ कीजिएगा, बिल्कुल नई ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। यूपी के कई हिस्सों में कश्मीरी युवाओं को लाने की तैयारी में थे। पूरा नेटवर्क यूपी के युवाओं को जैश ए मोहम्मद से जोड़ने में लगा हुआ था। गिरफ्तार आतंकियों के नेटवर्क के कुछ लोगों की जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ऋषभ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? जी देखिए, सबसे अहम बात यह रही कि खुद यूपी के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से पहले बातचीत की है कि दोनों टीमों में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है, जिसके बाद कुछ और बड़े खुलासे हो सके, गिरफ्तारियां और बरामद भी हो सके। एक अहम बात ये जरूर रही है कि पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था कामरान उर्फ गाजी, उसी से ये शहनवाज और आकिब भी जुड़े हुए थे। हालांकि अभी तक की पूछताछ में ये खुलासा नहीं हो पाया कि इनको पुलवामा अटैक की जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन ये दोनों भी उसी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और उन्हीं की मोडस ऑपरेंडी के आधार पर
एक फिदाइन तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और शहनवाज ने एक वॉइस चैट के दौरान जम्मू कश्मीर में जाके अपने आका को इस चीज का भरोसा जताया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर फिदाइन तैयार कर लेगा और हथियारों के एक बड़े मूवमेंट और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के भी संकेत मिले हैं। तो कुल मिला के एक पूरा बड़ा नेटवर्क था जैश ए मोहम्मद का, और उनकी कोशिश ये थी कि शहनवाज और आकिब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ना है जैश ए मोहम्मद की आइडियोलॉजी के साथ और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना है। एक फिदाइन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था, उसके जरिए किस वारदात को अंजाम देना था, क्या करना था, ये जानकारी आगे की पूछताछ में होगी। यूपी के नेटवर्क में कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी भी आगे की पूछताछ में ली जाएगी। इनके नेटवर्क से फिलहाल कौन लोग जुड़ गए हैं, इनके पास कौन से हथियार हैं और जम्मू कश्मीर से इनका और क्या कनेक्शन स्टैब्लिश हो पाया है, इनकी जानकारी भी ली जाएगी। पूछताछ से एक चीज जरूर जाहिर होती है कि शहनवाज एक ट्रेंड आतंकी है। जिस तरह से वो पूछताछ में बार बार अपनी बातें बदल रहा है, जिस तरह से वो टेक्निकल टर्म के इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से वो पुलिस की सख्ती के आगे भी डटकर खड़ा हुआ है, उनसे इन तमाम चीजों के संकेत मिलते हैं कि ये ट्रेंड आतंकी है और उसी तर्ज पर ये कुछ और युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर बलरामपुर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। हॉकी से पीट कर युवक की हत्या की गई है। अज्ञात हमलावर हत्या करके फरार हो गए। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के भवनियापुर की घटना है। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। बीएचयू में छात्रों ने काटा बवाल। छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। बीएचयू के बिरला हॉस्टल का ये मामला है। बिरला हॉस्टल पहले भी विवादों में रहा है और एक बार फिर से विवादों में है। 2 गुट आमने सामने आ गए हैं और फिलहाल माहौल जो है वो खराब चल रहा है और बवाल दोनों गुटों के बीच में हुआ। कई थानों की फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है। उधर गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर मारपीट हो गई। मामला निवाड़ी थाना इलाके का है, जहां पेट्रोल भरने में गड़बड़ी को लेकर मारपीट हो गई। ये विवाद पेट्रोल भरवाने और फिर रुपए न देने को लेकर शुरू हुआ। दरअसल युवक का आरोप था कि सेल्समैन ने कम पेट्रोल डाला। हालांकि थोड़ी नोकझोंक के बाद युवक वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ दोबारा आया और पंप कर्मियों की पिटाई कर दी। उधर बलिया में पुलिस ने कक्षा 4 में पढ़ने वाले अपहृत को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक छात्र जब घर से कुछ सामान खरीदने के लिए गया तभी उसका अपहरण एक बदमाश ने कर लिया। पुलिस की माने तो बच्चे को उसके गांव का एक लड़का उठाकर ले गया था और फोन से बच्चे के पिता से उनकी लड़की भेजने की डिमांड कर रहा था। प्रवेश ठाकुर के लड़के लकी ठाकुर को उनके ही गांव का रहने वाला चंदन सिंह पुत्र गिरजा शंकर सिंह उठा ले गया था और फोन से राम प्रवेश ठाकुर को सूचना दिया कि अपनी लड़की को मेरे पास भेजो और अपने लड़के को ले जाओ। इस पर उनके द्वारा थाना को सूचना दी गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लड़के की बरामदगी की गई। समस्त विधिक कार्यवाहियां पूर्ण की जा रही हैं। इटावा में एक सर्राफा व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कोतवाली के बीहड़ क्षेत्र के पास मिला व्यापारी के बेटे का शव। अपराधियों ने फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए मांगे थे, जिसके न मिलने पर उन्होंने सिर कुचलकर हत्या कर दी। उन्नाव पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चित्रकूट में जुड़वा बच्चों की हत्या मामले पर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए जवाब मांगा। अखिलेश ने कहा कि घटना वाले दिन मैंने जिले के कप्तान से बात की थी। उन्होंने कहा कि कप्तान ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम पूरे परिवार की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उन्हीं अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि हमें आश्वासन दिया था कि बच्चे जिंदा लौट कर आएंगे, लेकिन उनकी जान चली गई और अब वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश का मामला है। उन बच्चों की डेड बॉडी तो उत्तर प्रदेश में मिली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया और कप्तान ने मुझे आश्वासन दिलाया था कि हालांकि घटना मध्य प्रदेश में हो गई है, हम इसका पूरा परिवार का सहयोग और मदद करेंगे।
हम उन्हीं पुलिस वालों से पूछना चाहते हैं कि हम यही पुलिस वालों से पूछना चाहते हैं, उन्हीं अधिकारियों से, ये बताओ आपने आश्वासन दिया था कि वो जिंदा बच्चे लौट करके आएंगे, लेकिन उनकी जान चली गई। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश का मामला है। उनकी डेड बॉडी तो मिली है उत्तर प्रदेश में। अब बांदा पुलिस को, चित्रकूट पुलिस को और दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उस माँ बेटे के दोनों जुड़वा बच्चों की जान कैसे चली गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज बाराबंकी दौरा है। एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने के लिए बाराबंकी पहुंचेंगे। कबीर आश्रम मुंजापुर मसौली में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम बघेल के दौरे को लेकर तैयारियों में कांग्रेस जो है वो जुटी हुई है। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी गृह मंत्री करेंगे शिरकत। गोविंद वल्लभ पंत स्मृति उपवन भी जाएंगे वो। अवध बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। लखनऊ में राष्ट्रपति ने एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पुलवामा की घटना पूरे देश के लिए पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि यूपी के भी जवान शहीद हुए और वो पूरे राष्ट्र की तरफ से शहादत को नमन करते हैं। राष्ट्रपति आज सुबह 8:30 बजे कानपुर रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से लौटने के बाद राजभवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उन्नाव में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि मार्केटिंग ब्रांडिंग से काम नहीं चलेगा। कुछ ठोस काम, कुछ ठोस फैसले लेने की जरूरत है। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कहा है कि हम आज भी कह रहे हैं विपक्ष सरकार के साथ है। अखिलेश ने कहा कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन ये सरकार न भूले कि चीन भी उसके साथ है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आप पाकिस्तान जैसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। हम आज भी कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ है। साथ ही साथ जो आप सबक सिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन ये सरकार न भूले कि चीन भी उसके साथ है। तो केवल चुनाव के समय पर आप कुछ ऐसा कर दें। इसलिए हमारा मानना है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर, इसके आगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आप पाकिस्तान जैसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीपीओएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वो सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर निर्धारित कैटेगरी में ही चैनलों को रखें। ट्राई ने कहा है कि बेस्ट फिट प्लान ग्राहक उपयोग और उसकी भाषा के आधार पर तय किए जाएं। इस बेस्ट फिट प्लान में सारे कैटेगरी के चैनल्स शामिल हों। इसका मतलब ये है कि सारे केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स को कहा गया है कि ग्राहकों का बिल भी ज्यादा ना आए और उन्हें उनकी पसंद के सारे चैनल्स देखने को मिले। ट्राई ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड यानी ईपीजी को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में हो रही ग्रोथ को देखते हुए सभी डीटीएच सेवा प्रदाता ग्राहकों की सहूलियत के लिए विभिन्न डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर चैनलों को एक ही स्थान पर रखा जाए।